हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन संभावना जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और कोशिश है हमारी कि वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर लें, बेसिक वाले जो एग्जाम्स में पूछे गए हों। देखो, मैं जो भी क्लासेस बनाने वाला हूँ उसका मैंने टारगेट सेट किया है। मैं टारगेट आपको बता देता हूँ कि जैसा कि बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाली है, यानी 10 अक्टूबर से जो एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। ये चैप्टर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए ही मैंने ये स्टार्ट किया था, जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। बेसिकली मैंने मेन टारगेट उसी के लिए स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे एक ही चीज में फोकस करूंगा कि मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवा दूं जो पिछले 4 से 5 सालों में आए हैं। जैसे मैंने कुछ पेपर्स लिए, जैसे मार्च 18, जुलाई 18, मार्च 19, जुलाई 19, मार्च 20। और ठीक है, फिर जुलाई वाला भी एग्जाम हुआ था लेकिन लेट हुआ था तो उसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये मई वाला, ये जो हमारा 2022 का था, दोनों पेपर, राइट। इस तरह से लगभग मैंने 6 से 7 पेपर पेपर कवर किया है। और सभी पेपर्स के क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, टिक किया है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो बुक से थोड़ी अलग थे, तो उनको, उनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, राइट। रिलेटेड क्वेश्चंस का मतलब कि उनके जैसे ही बुक में भी कुछ क्वेश्चंस है, बट डिट्टो सेम नहीं है। हालांकि ज्यादातर देखा गया है कि हमारा एग्जाम में होता क्या है कि डिट्टो के डिट्टो वो बुक में से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो इसी बेस को ध्यान में रखकर आगे की वीडियोस भी मैं बनाने वाला हूं। तो दिमाग में यही रखना कि फिलहाल ये जो है वो तुम्हारा सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ। इन केस अगर तुम्हें सब कुछ पढ़ना होगा तो मुझे वो भी बता देना। एग्जाम फिनिश होने के बाद दिवाली वेकेशन में मैं सब कुछ, यानी कि ईच एंड एवरी डिटेल के साथ मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं, उसका आइडिया आपको लगता जाएगा, वो टिक कर लेना कि कौन कौन सा मैंने क्वेश्चंस करवाया है। उनको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन में था क्या। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन सामने दिख भी रहा है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने जितने भी पीछे थियोरी पढ़ा है वो सारा थियोरी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। इसी टारगेट से क्वेश्चन लिया है और कई बार आपको पूछा भी जाता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक टोकरी में 3 पीले और 2 गुलाबी फूल है। ध्यान से सुनना, सवाल में क्या बोला है, एक टोकरी लिया इन लोगों ने और उस टोकरी में कितने, 3 पीले फूल हैं और 2 गुलाबी फूल हैं। ध्यान से सुनना, 3 पीले और 2 गुलाबी फूल है। इस टोकरी से यादृच्छिक रूप से एक फूल चुना जाता है। और इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने एक टोकरी उठाई, टोकरी में से एक फूल ये लोग यादृच्छिक तौर से चुन रहे हैं। तो जो मेन वर्ड है वो याद रखना, एक फूल चुना जा रहा है। और यदि फूल पीला हो तो उसे घटना ए कहेंगे, यदि गुलाबी हो तो उसे घटना बी कहेंगे। ध्यान से सुनना, पीला हो तो घटना ए और गुलाबी हो तो घटना बी। तो पहले इतने को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को रेडी करते हैं। तो यहां से हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस को ध्यान से देखते जाना कैसे सोल्व करना है, तो सारे आइडिया आपको लगते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम सोल्व करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। सबसे पहले बोला है कि हमारे पास 3 पीले फूल है। ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है, 3 पीले और 2 गुलाबी। क्या है, 3 पीले और 2 गुलाबी। तो इनको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है हम पीले को बोलते हैं येलो, राइट। हम पीला कलर को क्या बोलते हैं, येलो। और गुलाबी को हम बोलते हैं पिंक। तो यहाँ पे मैं इनका जो शॉर्ट वर्जन है वो ले लेता हूँ, यानी वाई से डिनोट करता हूँ पीले को और गुलाबी को मैं पिंक से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितने येलो है, 3 येलो है। तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा Y1, Y2, Y3। क्लियर है इतना। और ये हो जाएगा P1 और P2, क्योंकि दो है इसलिए P1 और P2। ये हो गया आपका शांत निर्देशावकाश। ये क्या हो गया, शांत निर्देशावकाश, जिसको मैंने कहा था हम किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। क्लियर है इतना। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि एक फूल पसंद करना है। ध्यान से सुनना, क्या बोला था, एक फूल पसंद करना है। और फूल पसंद करना है तो उसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया था कि फूल कैसा होना चाहिए, पीला हो तो उसे हम घटना ए बोलेंगे। अगर फूल पीला निकला तो उसे घटना ए बोलेंगे। तो घटना ए जो है वो कौन सा वाला है, पीला वाला है, ठीक है। तो घटना ए अगर पीला वाला है तो इसकी संभावना क्या है, इसका है कि Y1 हो सकता है, Y2 हो सकता है और Y3 हो सकता है। उसी के बाद दूसरे में बोला था कि अगर गुलाबी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, घटना बी बोलेंगे। तो चलो वो भी देख लेते हैं, यानी घटना बी जो रहेगा आपका गुलाबी, ठीक है। घटना बी बराबर क्या हो गया, गुलाबी। और गुलाबी की संभावना क्या है, यानी P1 हो सकता है और P2 हो सकता है।
क्लियर इतना? तो इस तरह से पहले तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को कवर अप कर लिया। उसके बाद अब एक एक करके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले सवाल में बोला है कि निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करके समुच्चय प्राप्त कीजिए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बोला है जो भी हमने पूछा उसका जवाब दो। सबसे पहले इन लोगों ने पूछा यू, तो वो तो हमने पहले निकाल लिया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ध्यान से सुनना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे ताकि पता चले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था ए फाइंड आउट करो, तो घटना ए क्या था, पीला था, तो यहाँ पे मैंने वो भी फाइंड आउट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा घटना ए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोला है बी फाइंड आउट करने के लिए, तो बी ए भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जो है हमारा घटना बी। तो इसको भी मैं कलर कर देता हूँ ताकि ये पता चले कि ये हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर हुआ इतना? यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है ए डैश, ए डैश पूछा है, ए डैश पूछा है, राइट। ए डैश का मतलब क्या होता है, पूरक घटना। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में पूछा है ए डैश, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है ए डैश, और ए डैश का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था यू में से ए को माइनस कर दो, यानी आपका जो शांत निर्देशावकाश होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ए में से उसको उसमें से ए माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ऐसी घटना जिसमें ए बिल्कुल ना हो, उसमें ए बिल्कुल ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पूरक घटना। तो यू क्या है हमारा, तो यू है हमारा y1, y2, y3, राइट, और p1, p2, ये है हमारा u। उसमें से हमें क्या माइनस करना है, a माइनस करना है। तो a क्या है, a है y1, y2, y3। ये कहां से पता चला, तो ये हमने ऊपर यहाँ पे सॉल्व किया है। अब u में से a माइनस करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा हो जाएगा a डैश। तो आंसर क्या मिलेगा, p1 और p2, राइट। आंसर क्या मिलेगा, p1 और p2। तो ये हो गया हमारा a डैश, यानी कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, राइट। अब उसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन में 6 में क्या बोला है। तो 6 में पूछा है बी डैश। अब 6 में क्या पूछा है, बी डैश, तो इसका मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, ये सेम टू सेम है, इसलिए मैं बता देता हूं बस कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है बी डैश फाइंड आउट करने के लिए, तो बी डैश का मतलब होता है u माइनस बी, यानी सिर्फ इनको बी वाली घटना चाहिए, सॉरी बी वाली घटना ना हो ऐसा चाहिए, यानी जिसे हम बोलते हैं बी डैश, ओके, यानी पूरक घटना। तो यही सेम हो जाएगा, यहाँ पे u लिख के उसमें से b माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो गया, ये वाला तुम सॉल्व कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में पूछा है a इंटरसेक्शन b। क्या पूछा है, a इंटरसेक्शन b। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैंने क्या समझा था आपको याद होगा, अगर नहीं याद हो तो पहले उस क्लास को कवर अप कर लेना ताकि सारी चीजें दिमाग में रहे। मैंने कहा था जब इंटरसेक्शन आता है, तो चलो मैं पहले लिख भी देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने कहा था जब इंटरसेक्शन आता है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो कॉमन चीजें हैं उनको दिखना है। किसको दिखना है, जो कॉमन चीजें हैं। तो पहले ए और बी लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कॉमन क्या है। तो हम पहले बात करते हैं ए की। तो ए है हमारा y1, y2 और y3, राइट। और बी हमारा क्या है, बी है p1 और p2। अब ध्यान से देखो इनमें कॉमन क्या है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो ए है वो पीला कलर था और जो हमारा बी है वो था हमारा गुलाबी कलर। तो पीला और गुलाबी कलर में तो कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कवर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान से सुना, नेक्स्ट में सॉरी सॉरी ये 6 था। वेट वेट, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले। आई थिंक मैंने नंबर गलत लिख दिया। हाँ मैंने नंबर गलत लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, 1 2 3, हाँ मैंने नंबर गलत लिख दिया था, सॉरी। ये 4 है और फिर ये 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ए यूनियन बी। ध्यान से सुना, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए मैंने क्या बताया था, तो पहले उसको कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिख देता हूं। ए यूनियन बी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले दोनों को जोड़ दो, राइट, दोनों को जोड़ दो। पर याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि
इसमें जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन होगा उसे कितनी बार लिखना है, उसे एक बार लिखना है। राइट। इसको लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, लिखने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले तुम ए को लिख लिया करो। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ए है हमारा y1, y2 और y3, और उसी के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे यूनियन, और उसके बाद हम लिखेंगे P1 और P2। राइट। इस तरह से हमने लिख दिया। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ए को पूरा लिख दो, तो हम ए को पूरा लिखते हैं, y1, y2 और y3। मैंने ए को पूरा लिख दिया। फिर मैंने कहा था बी में देखो क्या ए का कोई कॉमन है, तो यहाँ पे हम बी में देखेंगे तो ए का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी हम बी को भी पूरा लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 और P2। तो इस तरह से हमारा ये क्या मिल गया, ए यूनियन बी। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। बस ध्यान में रखना है कि जो कॉमन होगा उसे कितनी बार लिखना है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है, ये याद रखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान से सुना, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम हमारे पास ए भी है और बी डैश भी है। याद होगा हम लोगों ने जब अंतर घटना पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये पॉइंट्स पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए क्या है, तो ए है हमारे पास y1, y2 और y3। उसके बाद पूछा बी डैश। बी डैश क्या है, तो बी डैश यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया था, लेकिन अब डायरेक्टली मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी डैश का मतलब क्या होगा, u माइनस बी। तो u में से हम b को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये रहा हमारा u। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये है हमारा u और ये है हमारा b। हम u में से b को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा y1, y2 और y3। तो इस तरह से हमारे क्या मिल जाएगा, b डैश मिल जाएगा। अब वो वैल्यू हमें यहाँ पे रख लेनी है। तो a इंटरसेक्शन b डैश। ओके, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, a इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये रहा हमारा ए। अब बात करते हैं बी डैश की। तो बी डैश हमारा क्या है, तो बी डैश हमारा है y1, y2 और y3। राइट। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो। तो यहाँ पे देखोगे तो ये तीनों के तीनों मैच कर रहे हैं, तीनों के तीनों मैच कर रहे हैं, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और y3 हो जाएगा। ये और इस तरह से हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लियर है इतना, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट होता है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया, ये सब के सब क्वेश्चन जो है ना, मैंने थियरी पढ़ाते टाइम भी मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे सॉल्व करना होता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो उसका आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो ये है उसका बेसिक नॉलेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लासेस देखी होंगी, नहीं देखी हो तो उन क्लासेस को जरूर देखना। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे या तुम सब्सक्राइब कर दोगे या लाइक कर दोगे, इसलिए नहीं बोल रहा। ये बात तुम्हें भी पता है कि अगर आपको बेसिक अच्छे से आता रहेगा तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी फुल्ली ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम्हें बेसिक पढ़ना है या सीधा एक्सरसाइज का सवाल करना है। ओके, तो चलो अभी फिलहाल आगे चलते हैं। ये सारी बातें तो मैं बीच बीच में बोलता ही रहता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले वो रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ए डैश इंटरसेक्शन बी। क्या पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो हमने ए डैश भी सॉल्व किया और हमारे पास बी भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो अब हमारे पास ए डैश क्या है, ए डैश यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था, ए डैश आया था 5। ध्यान से सुनना, ए डैश हमारा क्या आया था, ए डैश आया था 5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5। राइट, इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास बी है ऑलरेडी, तो P1 और P2 है हमारे पास। बी क्या है, P1 और P2। ये है P1 और P2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो अगेन जो आंसर आएगा वो फिर से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे इंटरसेक्शन की यूनियन है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ इंटरसेक्शन ही पूछा है। हाँ यहाँ पे इंटरसेक्शन ही पूछा है, लेकिन मैंने ये छोटा सा मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या है, ए डैश की वैल्यू देखनी थी, मैंने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देख लिया था। तो ए डैश ये रहा हमारा। ठीक है, ए डैश जो है वो ये रहा। ए डैश की वैल्यू P1 P2। तो यहाँ पे मुझे ए डैश की जगह पे लिखना पड़ेगा P1 और P2। राइट, तो ये हमारा हो गया ए डैश की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू ये रहा। अब दोनों में कॉमन देखोगे तो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा P1 और
P2। तो ये हो गया हमारा आंसर A डैश इंटरसेक्शन B का। राइट, क्लियर है इतना? अब याद होगा मैंने A डैश इंटरसेक्शन B का एक और फॉर्मूला बताया था। मैंने वैसे हालांकि 3 फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो मैंने इसमें क्या कहा था कि तुम्हें क्वेश्चन में समझना होगा कि तुम यहाँ पे मेन कौन है। हमें क्या समझना, क्वेश्चन में मेन कौन है। तो मैंने कहा था मेन कैसे पता चलेगा, जिसके ऊपर डैश ना हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मेन कौन है, बी है, और ए डैश जो वो मेन नहीं है। राइट, तो मेन कौन है यहाँ पे, मेन है आपका, ये मिटा देता हूं मैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी। मेन कौन है यहाँ पे, मेन है हमारा बी। तो मैंने बताया था इसको अगर सॉल्व करना है तो आसान तरीका ये है, जो मेन है पहले उसको लिख लो, उसके बाद दूसरा तरीका तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या माइनस कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना है जो मेन होगा उसको लिखने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। क्लियर है? ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि तुम्हें बी चाहिए लेकिन ए का कोई भी बंदा वहां नहीं होना चाहिए। याद होगा तो मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि मुझे अगर बी चाहिए तो बी में, बी वाली टीम में ए का कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए। तो ए का कोई भी बंदा कब नहीं होगा, जब हम ए डैश लेंगे या हम दोनों में से जो कॉमन होगा बस उनको रख लेंगे। राइट, उनको रखने के बाद उसको भी बी में से माइनस करके भगा देंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से हम ये दोनों में से जो फॉर्मूला हम चाहे वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। वापस सुन लो, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि बी को मैंने पहले बुलाया, मैंने पूरी बी टीम को बुलाया, फिर ए इंटरसेक्शन बी को बुलाया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब उन लोगों को जो दोनों टीम में है, ए में भी है और बी में, यानी दोनों में क्या है, कॉमन है। जो बचपन में खेलते थे ना कि बोलते थे ये कॉमन बनेगा, ये दोनों में खेलेगा। राइट, वैसे ए इंटरसेक्शन बी को बुलाया। फिर मैंने क्या बोला कि देख भाई तू बी में भी है और उसमें भी, देख काम कर यहाँ से निकल जाए, यानी उसको हम बी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तब हमें मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ इतना? इसी को हम कहते हैं अंतर घटना। तो ये तुम्हें याद रखना है। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है इस यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश की प्राथमिक घटनाएं बताइए। देखो प्राथमिक घटनाएं क्या होती है, ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही लास्ट मोमेंट पे एक्सप्लेन किया था, थोड़ा जल्दबाजी में। प्राथमिक घटनाओं का मतलब होता है जितनी भी घटनाएं बनती है, ध्यान से सुना, कि एक निर्देशावकाश होता है उसमें जिसको हमने नाम देता है यू, उसके जितने भी घटकीय समुच्चय होते हैं यानी उप समुच्चय जितने भी होते हैं, उनसे बनने वाली समग्र घटनाओं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक घटनाएं कहते हैं। अब सवाल है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है जैसे कि यहाँ पे ए इज इक्वल टू, देखो जैसे यहाँ पे यू इज इक्वल टू क्या, हेड एंड टेल है। ध्यान से सुनना, तो हमारी घटनाएं क्या हो जाएंगी, प्रथम घटनाएं जो होंगी, प्राथमिक घटनाएं होंगी, वो क्या हो जाएंगी, एच को अलग लिख दो, टी को अलग लिख दो, यानी हर एक, ध्यान से सुना, हर एक पॉइंट को अलग कर दो तो वो बन जाएगा प्राथमिक घटनाएं। क्या कहा मैंने, अगर हर एक पॉइंट को अलग कर दो तो वो क्या बन जाएगा, प्राथमिक घटनाएं। क्लियर हुआ? इसीलिए बोला समग्र घटनाओं को, ध्यान से रखना, यहाँ पे क्या बोला, समग्र घटनाओं को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक घटनाएं बोलेंगे। लेकिन कौन सी समग्र घटनाएं होनी चाहिए, हर एक यू के एक घटकीय उपसमुच्चय को, एक घटकीय मतलब एक एक जितने भी घटना बनने वाले हैं उन सभी के मिला के जितनी घटनाएं बनेंगी, हम सभी घटनाओं को क्या बोल देंगे, प्राथमिक घटनाएं। क्लियर है इतना? ये याद रखना, इसलिए दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन किया क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें सॉल्यूशन करके बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यू की वैल्यू। तो यू की वैल्यू क्या है, y1 है, y2 है, y3 है और p1 है और p2 है। ये है तुम्हारा पूरा u का वैल्यू। फिर मैंने क्या कहा, u की जितनी भी वैल्यू है उन सभी के घटकों को अलग अलग कर दो। राइट, उन सभी के घटकों को अलग अलग कर दो मतलब हम y1 को अलग कर देते हैं, हम y2 को अलग कर देते हैं, हम y3 को अलग कर देते हैं, हम p1 को अलग कर देते हैं। राइट, और हम p2 को भी अलग कर देते हैं। राइट, इस तरह से ये हमने पांच के पांचों को अलग कर दिया। तो ये हो गया आपका घटक नंबर 1 यानी एलिमेंट, फिर घटक नंबर 2, ये हो गया घटक नंबर 3, ये हो गया घटक नंबर 4 और ये हो गया आपका घटक नंबर 5। इस तरह से पांच अलग अलग घटक बनेंगे और यहाँ पे बस ये कर देना इक्वल टू, ये इक्वल टू और यहाँ पे भी इक्वल टू। क्लियर है इतना? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। ओके, चलते अभी बाकी क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्या घटना ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं, और पूछा है क्यों। ध्यान से सुनना, सवाल में पूछा है क्या ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं, और अगर है तो क्यों। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि परस्पर निवारक का मतलब क्या होता है। तो मैं तुम्हें समझा देता हूं परस्पर निवारक का मतलब क्या होता है। जब भी परस्पर निवारक लिखा होगा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा परस्पर निवारक, क्या लिखा होगा, परस्पर निवारक, तो याद रखना है कि परस्पर निवारक में
ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फाई होता है। याद रखना है, परस्पर निवारक घटना में ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या होता है, हमेशा फाई होता है। तो चेक करो क्या ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट जो है वो फाई हो रहा है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी तो पहले ही सॉल्व किया था, कहाँ सॉल्व किया था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किया था और आंसर आया था 5, राइट। इसका मतलब ये है कि घटना ए और घटना बी जो है वो परस्पर निवारक घटनाएं हैं, क्योंकि परिभाषा के अनुसार ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होना चाहिए, 5, और इसमें 5 हो रहा है। क्लियर है इतना? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ है। और जो रीजन मैंने दिया, जो मैंने बात बोली, वो तुम्हें रीजन के तौर पे लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि ए और बी निःशेष घटनाएं हैं। कौन सी घटना है, निःशेष घटनाएं हैं। तो याद होगा मैंने बताया था निःशेष घटना का मतलब क्या होता है कि यू जो है कोई शांत निर्देशावकाश है, ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं, और ए और बी जो दो घटनाएं हैं इनका जो यूनियन होता है वो हमेशा यू के बराबर होगा। ध्यान से सुनना, ए और बी का जो यूनियन होगा, यानी ए और बी की जो योग घटना बनेगी वो हमेशा यू के बराबर होगी, तब हम उसे कहेंगे निःशेष घटनाएं। क्लियर है? तो अब इसमें चेक करना होगा क्या ए यूनियन बी जो है वो यू के बराबर बन रहा है। तो ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं क्या हमने ए यूनियन बी कहीं निकाला था। तो हाँ, हमने ए यूनियन बी यहाँ पे देखो निकाला है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो आंसर आया था y1 y2 y3 p1 और p2। अब चेक करो क्या ये u के बराबर है। तो हाँ, ये u के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि परिभाषा के अनुसार, ध्यान से सुनना, परिभाषा के अनुसार ए और बी निःशेष घटनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू हो रहा है। क्लियर हुआ इतना? बस इतना थियरी तुम्हें लिखना है। ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है, ये बना के लिखोगे तो भी चलेगा, बट मेन मुद्दा है कि परस्पर निवारक क्या होता है और यहाँ पे निःशेष घटना क्या था वो तुम्हें पता होना जरूरी है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्लियर है इतना? तो इस तरह से इसमें मैंने टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाया क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 में। और कोशिश यही थी मेरी कि जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊं वो सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हें रीजन के साथ पता चले। तो यही मेरा टारगेट था और उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी उदाहरण नंबर 8। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरह से पूछा जाता है। ये पूरा चारों एक साथ नहीं आएगा, इसमें से आपको कोई दो पूछेगा या कोई एक पूछेगा, क्योंकि कभी कभी ये लोग 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो 3 में पूछेंगे तो हो सकता है 2 साथ में पूछ ले, या 3 साथ में पूछ ले, या कोई चारों पूछ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। हालांकि मैक्स टू मैक्स मैंने जो देखा वो 2 ही देखा, 3 तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, मेन वो बड़ी बात है। तो स्टार्ट करते हो, समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। सवाल में लिखा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाए तो निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित करता समुच्चय ज्ञात कीजिए। सवाल में बोला है कि 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 50 प्राकृतिक संख्याएं लिख देते हैं, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू। ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। ध्यान से सुनना, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 और यहाँ लिखेंगे यू। यू इज इक्वल टू क्या है, यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते कहाँ तक है, 50 तक है, राइट। ये हो गया हमारा 50 प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें बोला है, क्या बोला है वो देखते हैं कि एक संख्या पसंद करनी है। कितनी संख्या पसंद करनी है, एक संख्या जो है वो यादृच्छिक रूप से पसंद करनी है। अब तुम ये बताओ कि चुनी गई संख्या जो है वो 5 या 7 की गुणक हो। ध्यान से सुनना, 5 या 7 की गुणक हो। तो सबसे पहले हम 5 का गुणक निकाल लेते हैं और 7 का गुणक निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम उनको एक नाम देंगे। हम लिखते हैं कि जो एक ए को पहले ए बराबर हो जाएगा 5 का गुणक। ए बराबर क्या नाम दिया हमने, 5 का गुणक। तो अब सॉल्व करते हैं कि 5 का गुणक कौन कौन सा है। तो 5 का गुणक क्या क्या होगा वो मैं लिखता हूँ, 5 एकम 5, यानी जो 5 का पहाड़ा आता है ना वही लिख दो। गुणक का मतलब है 5 10 15 20 25 ऐसा। तो बस क्या कर दो, 5 का पहाड़ा लिख दो। तो यहाँ पे शुरू करते हैं 5 से, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और लास्ट में 50। क्लियर हुआ? अब गिन लो 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बात पता है 10 बचे 50 होता है और लास्ट में हमारे पास 50 भी है, तो हमारे पास टोटल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। पेन क्यों नहीं चल रहा है बराबर। हाँ, देखो 3 3 6 2 8 और 2 10, राइट। ये क्या था, ये 5 का गुणक था, उसको हमने क्या नाम दिया, ए नाम दिया। क्लियर हुआ इतना? तो ए इज इक्वल टू क्या है,
ए इज इक्वल टू है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और लास्ट में है 50। क्लियर है। अब उसके बाद दूसरा था 7 का गुणक, तो उसको मैं नाम देता हूं बी। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का गुणक। ध्यान से सुनना, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का गुणक। अब सेम उसी तरीके से करना है, 7 एकम 7, दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 और 7 सते 49। अगर यही मान लो 1000 तक होता या 100 तक होता या 200 तक होता तो ये हम गधा मजूरी नहीं करते। तो हमारे पास दूसरा रास्ता होता है और दूसरा शॉर्टकट रास्ता है। तो मैं आपको शॉर्टकट रास्ता भी बताता हूँ। शॉर्टकट रास्ता क्या है, शॉर्टकट रास्ता ये है, जितनी भी संख्याएं दी होंगी, ध्यान से सुनना, जितनी भी संख्याएं दी होंगी, जैसे इसमें कितनी संख्या दी गई है, 50 तक, 1 से 50, तो 50 भागे 5 कर दो तो कितना हो जाएगा, 10। राइट। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जितने आंसर्स आने वाले हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो तुम्हें 10 का 10 लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, तुम्हें 10 का 10 लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस करना क्या है, 2 4 लिख के डैश डैश करके लास्ट में 50 लिखना है। मतलब कैसे, 5, 10, 15, ठीक है, ऐसे से डैश डैश कर दो और लास्ट में लिख दो 50। इतना सबको समझ में आ जाएगा कि टोटल इसके अंदर 10 संख्याएं बनने वाली है। ये ऐसा कब करोगे, जब 50 ना हो के मान लो संख्या 100 हो, 200 हो, क्योंकि अब 100 तक है तो 20 बार लिखोगे नहीं, 200 तक है तो 40 बार हो जाएगा। इतना गधा मजदूरी ना करके हम ये शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ इतना। उसी तरीके से इसमें भी बात करते हैं। तो इसमें 50 भागे क्या कर दोगे, 7। ध्यान से सुनना, 50 भागे 7 करोगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, सब पॉइंट समथिंग आएगा। एक बार चेक कर लेते कितना पॉइंट आएगा, 50 भागे 7 यानी 7.142857 समथिंग इस तरह से आएगा। तो अब ये पॉइंट वाले हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा है गुणक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। राइट, वो लिखा नहीं है, लेकिन ये बात हमें समझना पड़ेगा। जब गुणक बोला है तो कहीं भी पॉइंट में नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली सिर्फ 7 बनेगा। कितना बनेगा, 7। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमें कैसे भी करके जो हमारा संख्या बनने वाला है वो 7 होना ही होना चाहिए। तो हम कैसे लिख देंगे, 7, 14, 21, यानी शुरू तो पता ही है, लास्ट में कहां तक जाएगा, 49 तक जाएगा। अब पूछोगे सर ये कैसे पता चला, तो पढ़ा तो पता ना, 7 सते 49, यानी लास्ट संख्या 49 होगी और ये होगा। अब बीच में जो 7 बार लिखना था वो तुम्हें नहीं लिखना पड़ा, यानी उस गधा मजदूरी से तुम बच जाओगे। क्लियर है। लेकिन ये तरीका कब इस्तेमाल करना है, ये तरीका तब इस्तेमाल करना है जब हमारी जो संख्या है वो 50 ना हो के 100 हो, 200 हो। क्लियर है। और ऐसी संख्याएं हमारे सवालों में दी गई है, एक्सरसाइज में दिया है और वैसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये तरीका वहां पे इस्तेमाल कर लेना। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा ए और बी। अब शुरू करते हैं सवाल को। सवाल में बोला था जो चुनी गई संख्या है, ध्यान से सुनना, सवाल में बोला था चुनी गई संख्या 5 या 7 की क्या हो, गुणक हो। यानी या तो 5 की हो या तो 7 की हो, दोनों में से किसी एक की भी होगी तो भी चलेगा। तो याद रखना है जब इस तरह से सवाल आता है या करके, ध्यान से सुना, अथवा, या अथवा, ध्यान से सुनना, या अथवा। क्लियर है। ध्यान से सुनना, जब या अथवा करके सवाल आता है, मतलब चाहे ये हो चाहे वो हो, तो इसमें हम याद रखना हमेशा हम यूनियन सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, यूनियन। यूनियन का मतलब योग वाला नियम लगाते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा, योग नियम। तो योग नियम यानी कि इन दोनों में कौन सी संख्याएं हैं जो मैच करेंगी। अब सवाल है कौन सी संख्याएं मैच करेंगी, तो तुम्हें ये बात पता है, मैच करने का मतलब, सॉरी मैच बोल रहा हूँ, इसमें से हमें सारी संख्या लिखनी है। योग का मतलब होता है सारी संख्याएं, जिसमें मैंने बताया था सब कुछ लिखना है। क्या लिखना है, सब कुछ। ये बात मैंने बताया था, सब कुछ लिखना है। बस याद रखना है, याद क्या रखना है कि दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है, दोनों में जो कॉमन हो उसे एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है उसे, सिर्फ एक बार लिखना है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी देखो संख्या यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम एक लाइन से लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे 5, 5 के बाद है 10, लेकिन यहाँ पे 7 है तो 7 को पहले लिख दो। ठीक है। थोड़ा सेफ्टी के लिए अगर तुम्हें समझदारी दिखानी है तो पेंसिल हाथ में रखा करो और पेंसिल से हल्का हल्का कट कर देना, 5 कट, 7 कट। ठीक है। उसके बाद अगला क्या आएगा, 10, तो यहाँ से 10 कट। उसके बाद 10 के बाद 15 है, लेकिन यहाँ पे 14 पहले आता है तो ये 14 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 15 कट, राइट, तो यहाँ पे भी 15, ये 14 कट हो गया। उसके बाद 20 है, 20 के बाद है 25, लेकिन यहाँ पे 21 पहले आ जाएगा तो 20 और 21। उसके बाद आपका यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 28 है, तो पहले 25 आएगा, फिर 28 आएगा, ठीक है। उसके बाद 30 आएगा, फिर 35 आएगा। अब देखो 35 दोनों में, ध्यान से सुनना, अभी जो 35 संख्या है ये देखो यहाँ पर भी है
और यहाँ पर भी है। तो ध्यान रखना है कि 35 को मैं एक ही बार लिखना है, तो मैंने एक बार लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 35 के बाद अगली संख्या कौन सी है? तो 35 के बाद अगली संख्या है 40, उसके बाद है 42, फिर 45, 49 और 50। क्लियर हुआ इतना? ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का आंसर। क्लियर है इतना? ध्यान रखना है, छोटी छोटी पॉइंट्स है, पर अगर सवाल को एक बार ध्यान से देख लोगे तो दोबारा कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये नोट्स जो मैं बना रहा हूँ इसलिए जानबूझ के इतना सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, ताकि अगर भविष्य में तुम्हें कभी जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, मैं ये नोट्स तुम्हारे तक पहुंचा दूंगा। कैसे पहुंचाऊंगा? मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगा, ईमेल कर सकता हूँ, या तो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भेज दूंगा। जैसा तुम्हें फैसिलिटी होगा तो मुझे बता देना, मैं वैसा तुम्हें भेज दूंगा। ओके, चलो अभी फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत सारे सॉल्व करने हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि चुनी गई संख्या 5 और 7 दोनों का गुणक हो। ध्यान से सुनना, सवाल में बोला है 5 और 7 क्या हो? दोनों का गुणक हो। ध्यान से सुनना, 5 और 7 दोनों का गुणक हो। 5 और 7 दोनों का होना चाहिए। दोनों का मतलब होता है कॉमन। तो याद रखना है, जब भी ऐसा पूछे दोनों का, राइट, यानी और लिखा रहे तो और का मतलब होता है ये और वो, यानी दोनों को साथ में चाहिए। तो हम यहाँ पे निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब होता है कॉमन। हमें ध्यान देना है कि दोनों में कौन सा कॉमन है। तो अभी मैंने सॉल्व करते समय बताया था कि दोनों में 35 नंबर जो है वो क्या है? कॉमन है। तो 35 नंबर कॉमन है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर में क्या लिखा है कि चुनी गई संख्या 5 की गुणक हो। ध्यान से सुनना, चुनी गई संख्या 5 की गुणक हो परंतु 7 का गुणक न हो। अब ये आ गया तुम्हारा अंतर घटना, मतलब इनको 5 वाला तो चाहिए पर 7 का एक भी बंदा नहीं होना चाहिए। सवाल को इसी तरीके से याद करोगे तो आसान होगा। 5 वाले तो चाहिए लेकिन 7 का एक भी बंदा इनके घर में नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि इसको लिखेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, इनको ए वाले पसंद है। ए वाले नहीं, पहले कौन सा था वो देख लो। इनमें बोला 5 और 5 की गुणक हो लेकिन 7 की ना हो। तो 5 वाले को हमने क्या माना था? ए माना था कि बी माना था, वो देख लेते हैं। तो 5 वाले को हमने माना था ए, यानी इनको ए वाले तो चाहिए पर बी का कोई नहीं होना चाहिए। तो उसको हम दर्शाते हैं ए माइनस बी से। कैसे दर्शाते हैं? ए माइनस बी से। अब ध्यान से सुनना, अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके थे। अब कौन सा तरीका तुम्हें इस्तेमाल करना है वो तुम सोच लो, राइट। मैं तुम्हें सबसे आसान वाला इस्तेमाल करके बताता हूँ। इसने क्या बोला, इनको ए वाला चाहिए लेकिन बी का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। कौन चाहिए इनको? ए वाला। तो एक काम करो, ए वाला अगर चाहिए तो ए के सारे को लिख दो पहले। तो ए के सब को लिख दो। तो सबको मतलब यहाँ पे ऊपर देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 30, 35, 40, 45, 50, मैं सबको लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, राइट। अब इसने बोला है ए माइनस बी का मतलब होता है सिर्फ ए वाले चाहिए, बी का कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए। तो सवाल इसमें बी का बंदा है कौन? तो बी का बंदा है 35। ये जो 35 वाला है वो इसमें भी है, यानी देखा जाए तो ये बी वाला, बी पार्टी का भी भाग है। तो बी का बंदा है, यानी बी का भी बंदा, जिसको हमें निकालना है। अब सवाल है 35 को निकालोगे कैसे? तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो हमने एक सॉल्यूशन किया था, ए इंटरसेक्शन बी आया था 35, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला क्या बन जाता है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रहा मेरा ए, अब उसमें हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है? तो ए इंटरसेक्शन बी है आपका 35। यानी ये 35 वाली संख्या माइनस कर दोगे तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? वो बनेगा ए माइनस बी। क्लियर हुआ इतना? समझ में आया? अब 35 को माइनस कर दो यानी इसको हटा दो, तो बाकी के जो बचे वो सारे कॉपी कर दो, वो तुम्हारा आंसर होगा ए माइनस बी। क्लियर इतना? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा लिख लेना तुम लोग। उसके बाद चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर में क्या बोला है? चौथे नंबर में बोला है कि 5 और 7 में से, देखो ध्यान सुनना, 5 और 7 अपने पास दो संख्या है, पर इनको किसका चाहिए? इनको सिर्फ 7 का ही गुणक चाहिए। अब 7 का गुणक हमने किसको माना था? तो 7 का गुणक हमने माना था बी को। हमने बी को क्या माना था? 7 का गुणक। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? यानी बी ही चाहिए, ए का कोई भी बंदा नहीं होना, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कैसे लिखेंगे? बी माइनस से। याद रखना, जैसा मैंने कहा था उसी पे फोकस करना है। जो मेन होगा वो पहले आएगा और दूसरा वाला बाद में आएगा। मेन कौन है यहाँ पे? बी, राइट। अब इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया अभी जस्ट ऊपर मैंने सॉल्व करा, वही लिख दो, यानी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
यानी बी वाला होना चाहिए लेकिन ए का नहीं होना चाहिए। तो ए का निकालने के लिए हम दोनों का क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन, और दोनों का इंटरसेक्शन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे 35 आया है और हमारे पास बी भी अवेलेबल है और ए इंटरसेक्शन बी भी अवेलेबल है। यानी इनका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी वो 7 का पहाड़ा लिख दो तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, बस 7 बचे 35 नहीं लिख के हम 7 छंग 42 लिखेंगे और 7 सत्ते 49 लिखेंगे। अब सवाल है मैंने 35 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 35 ए में भी है और इसने साफ साफ बोला मुझे ए का कोई बंदा मेरे ग्रुप में नहीं चाहिए। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यानी एग्जाम्पल नंबर 8। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और किस तरह से ये या का मतलब होता है, ठीक है, किस तरह से और का सॉल्यूशन करना होता है, किस लिए पांच पांच का गुणा को 7 करना हो तो कैसे लिखना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया है तो चलते हैं एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें जितना फर्स्ट पेपर का है वो मैं पूरा खत्म कर दे रहा हूँ। तो इसमें एक सवाल ये वाला अक्सर पूछा गया है आपसे कि षष्ठभुज वाले एक संतुलित पासे एवं एक संतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाए तब उसकी निर्देशावकाश बताना है। ठीक है, ये रहा निर्देशावकाश, हमें यही बताना है कि एक षष्ठभुज वाले यानी 6 साइड वाले एक संतुलित पासे को उछालना है और साथ ही साथ एक सिक्के को उछालना है। ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक संतुलित वाला। तो पहले मैं संतुलित सिक्के का बता देता हूँ, फिर मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे बोला एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछालना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो यहाँ पे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर डाल देता हूँ, ये है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, इसमें बोला है कि एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछालना। ध्यान से सुनना, एक संतुलित एक एक संतुलित सिक्का है तो कितनी बार उछालना है, 3 बार। याद होगा मैंने जब थियोरी स्टार्ट किया था तो मैंने इसका एक एग्जांपल लेके समझाया था और मैंने बताया था कि कैसे इसका आंसर लिखना होता है। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले एक सिक्के पर उछालोगे तो कितने परिणाम बनेंगे, 2 परिणाम, यानी एच और टी, यानी टोटल कितने परिणाम बनेंगे, 2। और जितना बार उछालना हो या जितना सिक्का हो उसको हम पावर में रख देते हैं। याद रखना है ये ब्रैकेट के बीच में जो है वो होता है परिणाम, ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, परिणाम। और ये जो ऊपर है वो जितनी बार सिक्का, ध्यान से सुनना, जितना सिक्का, राइट, या तो जितना बार उछालना जो होगा वो लिखना है। ठीक है, जितना सिक्का या जितना बार उछालना हो वो लिखना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 पावर ऑफ 3 लिखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 पावर ऑफ 3 लिखने पे रिजल्ट आएगा 8। यानी एक बात कंफर्म है, टोटल कितने रिजल्ट्स बनेंगे, 8 रिजल्ट्स बनेंगे। तो मैंने इनको लिखने का तरीका कैसे समझाया था, तो 8 को क्या करोगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 4। यानी हमें 4 बार हेड और 4 बार टेल, ध्यान से सुनना, 4 बार हेड और 4 बार टेल, इस तरह से हमें लिखना है। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 बार हेड और 2 बार टेल, ध्यान से सुनना, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सॉरी, 2 बार टेल यानी एक और, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। तो इस तरह से टोटल तुम्हारे कितने परिणाम बन गए, टोटल 8 परिणाम बन गए। और एक भी परिणाम रिपीटेड नहीं होगा, एक भी परिणाम गलत नहीं होगा। बस यही तरीका तुम्हें याद रखना है कि जब भी सिक्के वाला आएगा, जितना भी आएगा, तुम्हें बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, दूसरे क्वेश्चन में था कि षष्ठभुज वाले एक संतुलित पासे को उछालना है और एक संतुलित सिक्के को एक साथ उछालना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना होगा वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो यहाँ पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला और ये है दूसरा। दूसरे में बोला एक पासा है, अगर एक पासा को उछालते हो तो कितने परिणाम बन सकते हैं, तो बन सकता है 1, बन सकता है 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से टोटल 6 परिणाम बन सकते हैं। और वहीं अगर एक सिक्का होगा, ध्यान से सुनना, अगर एक सिक्के को उछालते हो तो मैक्स टू मैक्स कितने परिणाम बन सकते हैं, तो मैक्स टू मैक्स बन सकते हैं हेड और टेल, यानी कि 2 परिणाम। अब बोला इन दोनों को साथ में उछाला जाए,
क्या करना है, दोनों को साथ में उछलना है, तब कितने परिणाम बनेंगे। तो याद रखना है कैसे लिखोगे, सबसे पहले इधर 6 है इधर 2 है, यानी इस तरह से अगर सभी को मौका मिलेगा तो टोटल 12 परिणाम बनेंगे। कैसे पता चला, 6 दूनी 12, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तुम क्या करो, एक बार हेड ले लो, यानी उल्टा करते हैं जो आसान है। एक बार हेड उठाओ और इस हेड को सबके साथ राउंड अप पे लेके जाओ, यानी H1 के मतलब 1 के साथ भी H घूमेगा, 2 के साथ भी घूमेगा, 3 के साथ भी घूमेगा, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। ये पहला राउंड हो गया इसका, ठीक है। अब उसी तरीके से दूसरे को उठा लो, दूसरा कौन है, टी, ठीक है। टी को उठा लो और टी भी क्या करेगा, सबके साथ घूमेगा, यानी T1 के साथ भी, T2 के साथ भी, T3 के साथ भी, T4 के साथ भी, T5 के साथ भी और T6 के साथ भी। इस तरह से तुम्हारे टोटल 12 परिणाम बन जाएंगे और इस तरह से तुम्हें लिखना होता है, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं होगी, बहुत आसान है, बस तुम्हें कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। कब कब पूछा था तो वो भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कौन से ईयर में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है मैं पेपर बुक में ही लिख देता हूँ, तुम टिक कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2018 में, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2018 में और यही सेम क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में, यानी कि 18 और 20 दोनों ही साल में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी तो यहाँ पे जितनी चीजें वो लगभग मैंने कवर कर दी, ये हो 7 हो 4 से कम हो, ये सारे मैंने कवर कर दिया उसी एक एग्जाम्पल में। अब कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये तुम्हें पूछा गया है मार्च 18 में। कब पूछा गया था, मार्च 2018 में। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले वो क्लियर अप कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार है, यानी दो घटनाएं हैं, एक का नाम A1 है और एक का नाम A2 है। सवाल में बोला उस पर से योग घटना यानी A1 यूनियन A2 निकालना है और प्रतिच्छेद घटना यानी कि A इंटरसेक्शन A2 निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा हमारा A1 क्या है और हमारा A2 क्या है। तो ये रहा हमारा A1 और ये रहा हमारा A2। तो चलते हैं पहले इसको क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। और A1 जो है, A1 की जानकारी के लिए इन लोगों ने बोला है कि x/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। फिर बोला है एलिमेंट ऑफ n, यानी कि ये कैसे लिखा है, x एलिमेंट ऑफ n, यानी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, पॉइंट वाले तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर का होता है मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेके जितना संख्या हो सके वो, यानी नेचुरल नंबर को ही ध्यान में लेना है। ये हो गया तुम्हारा a। अब उसी की तरह से A2, ये A1 था, A2 के लिए क्या बोला है, A2 के लिए बोला है x/3 लेस देन x लेस देन 9। और ये जो है ये भी x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, यानी सेम वही पॉइंट में नहीं लिखना है। अब इसको लिखोगे कैसे, तो ध्यान से सुनना, ये तुम्हें तीसरे चैप्टर में भी काम आएगा। ये जो मतलब लिखा है, ये क्या लिखा है पहले उसको समझो। ये लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू सॉरी सॉरी 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। मतलब ये है कि जो x है 2 और 6 के बीच में पड़ा है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जो x की वैल्यू है ये 2 और 6 के बीच में झूल रही है, लेकिन 2 और बीच में झूल रहा है उसमें क्या हमें ध्यान में रखना है, ध्यान में हमें ये रखना है जब भी कहीं पे भी, ठीक है, जब भी कहीं पे भी ये लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, इसका मतलब है 2 के साथ, यानी 2 के साथ और 6 के बीच में। क्या कहा मैंने, 2 के साथ और 6 के बीच में। 2 के साथ यानी 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 के बीच में यानी 6 नहीं आएगा। क्लियर हुआ इतना, तो ये हो गया तुम्हारा A1। अब उसी तरीके से हम बात करते हैं A2। तो A2 के लिए क्या बोला है, A2 के लिए बोला है कि जो x की वैल्यू है 3 और 9 के बीच में झूल रही है। ध्यान से सुनना, x की वैल्यू जो है वो 3 और 9 के बीच में झूल रहा है। तो 3 और 9 के बीच में झूल रहा है मतलब 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, पर 9 नहीं है क्योंकि 3 और 9 के बीच में जुड़ रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। अब सवाल में पूछा था A1 इंटरसेक्शन A2 और पूछा था A1 यूनियन A2। इस तरह से दो सवाल पूछा था, तो दोनों सवाल को सब पहले सॉल्व कर लेते हैं, वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे, A1 इंटरसेक्शन A2। अगर हम सॉल्व करते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 तो दोनों में कॉमन में देखोगे तो क्या होगा, एक 4 है और 5 है, यहाँ पे 4 है और 5 है, पर लिखोगे कैसे, पहले पूरा संख्या लिख दो भाई, 2 3 4 5 इंटरसेक्शन
4 5 6 7 और 8। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कॉमन। तो कॉमन क्या है, तो कॉमन है 4 और 5, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 और 5 आएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे कैसे, x बाई एक्स, यानी जो ऐसे ऊपर लिखा है ना उसी में कन्वर्ट करना होगा। याद रखना है कि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर लिखोगे। इतना लिख के आ जाओगे तो इट मे बी पॉसिबल कि सामने वाला जो है तुम्हें रॉन्ग ले ले। इसलिए दिमाग में ये बात रखना कि जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर को लिखोगे। तो x बाई एक्स इज इक्वल टू जो आंसर होगा वो 4 और 5 होगा। इसलिए हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि 4 और 5 के बीच में, हमें बस लिख देना 4 और 5 है, क्योंकि इसने क्लियरली बोला था x एलिमेंट ऑफ n, यानी याद रखना है कि x किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है। क्लियर है, तो ये पहला आंसर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा का, A1 यूनियन A2। तो A1 यूनियन A2 का मतलब मैंने कई बार समझाया कि दोनों को मिला के लिख लो, बस कॉमन वाले को दूर रखना है, यानी कॉमन वाले को बस एक बार लिखना है। तो A1 क्या है, तो A1 है हमारा, ये पेन लेते हैं, A1 है हमारा 2 3 4 और 5, राइट। और यूनियन 4 5 6 7 8। तो पहले तो मैं 2 3 4 और 5 को मैंने लिख दिया। अब इसमें 4 और 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब इन दोनों को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो अब क्या लिखोगे, 6 7 8, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, यानी जो आंसर होगा वो होगा 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 से लेके 8 तक आंसर आया है। तो 2 से लेके 8 तक आंसर है, तो अब इसको लिखोगे कैसे, अब इसको लिखोगे कि जो x की वैल्यू है, ध्यान से सुनना, जो x की वैल्यू है वो 2, और ध्यान से सुना, 2 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 2 भी है ना, 2 और 8 के साथ है, यानी लेस देन इक्वल टू, ये अंडरलाइन लगा देना है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो दूसरा तरीका है 1 लेस देन एक्स लेस देन 9, यानी 1 और 9 के बीच में है। या तो ऐसे लिखो 1 और 9 के बीच का मतलब 2 से शुरू होगा 8 पे खत्म होगा, या तो ये तरीका है। ठीक है, दोनों में से जो लिखना चाहो लिख सकते हो, और दोनों ही सही माना जाएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे एक्स एलिमेंट ऑफ एन। क्लियर है, तो ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। हालांकि हमारे बुक में जो प्रेजेंटेशन में लिखा है वो ये लिखा है। क्यों ये लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो यू में संख्याएं दी गई है, यानी ए में जो संख्या दी गई है और बी में जो संख्या दी गई है, सॉरी A1 और A2 में जो संख्या दी है वो यही वाली दी है, ना कि 1 और 9 दिया है। ठीक है, तो तुम चाहे जैसे लिखोगे राइट माना जाएगा, दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1 से पहले का जितना भी एक्सरसाइज एग्जाम में पूछा गया था वो, प्लस एक्सरसाइज में से और एग्जाम्पल में से, दोनों में से ही मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं जितने भी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो यही 4 क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछा गया था और अलग अलग तरीके से पूछा गया था, तो वो मैंने 4 के चारों रिपीट करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास में समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया और अच्छा लगा हो तो तुम्हें पता है करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कोशिश करना है कि इस एग्जाम से पहले यानी 10 अक्टूबर से पहले थोड़ी संख्या बढ़ जाए, ताकि आने वाले समय में और भी लोग जुड़े और मैं मैक्स टू मैक्स चीजें प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, मेरी दवा मेरा दारू की तरह सब यही रहेगा, जो तुम लोग सपोर्ट रहेगी, दारू नहीं सॉरी दवा शरीफ। ठीक है, तो यही दवा रहेगा जो तुम्हारा सपोर्ट है। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।